केमिस्ट्री में हमने अभिक्रिया के दर के बारे में जान लिया था और अभिक्रिया के दर के न्यूमेरिकल को भी हमने लगा लिया था। अभिक्रिया का दर खत्म हो जाने के बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा और उसका नाम होगा दर समीकरण या दर नियम। तो आप हेडिंग बना लीजिएगा, रेट ला माने दर समीकरण या इसी को रेट इक्वेशन भी कहा जाता है। रेट ला माने दर नियम या इसी को रेट इक्वेशन यानी दर समीकरण भी कहते हैं। तो आज का हम लोग का पहला टॉपिक होगा दर समीकरण या दर नियम यानी रेट ला या फिर रेट इक्वेशन क्या होता है, इसको आप समझेंगे। मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है यानी जो अभिकारक है वह उत्पाद में बदल रहा है। हमारा कोई रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है और इस रासायनिक अभिक्रिया में जो रिएक्टेंट है वह प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। दर समीकरण क्या होगा? तो यह एक ऐसा समीकरण होगा जो अभिक्रिया के दर यानी स्मॉल आर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध बता दे। दर समीकरण एक ऐसा समीकरण होगा जो अभिक्रिया के दर यानी स्मॉल आर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध बताए। क्या होता है दर समीकरण? तो दर समीकरण या दर नियम एक ऐसा समीकरण होगा जो अभिक्रिया के दर यानी स्मॉल आर और अभिकारक के सांद्रता को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे, बड़े वाले ब्रैकेट में। इसके बीच में संबंध बताए जो समीकरण, उस समीकरण को हम लोग कहते हैं दर समीकरण या दर नियम। मान लीजिए या कोई अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि जो अभिक्रिया का दर है वह अभिकारक के सांद्रता के n घात के अनुक्रमानुपाती है। हर अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पर निर्भर करता है, अभिकारक के सांद्रता के किसी घात पे निर्भर करता है। जो कैसे मालूम चलेगा? एक्सपेरिमेंट के द्वारा यानी प्रयोग के द्वारा मालूम चलेगा। तो यह कोई रिएक्शन था जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि जो अभिक्रिया का दर स्मॉल आर है वह अभिकारक के सांद्रता के n घात पे निर्भर करता है, यानी जो अभिक्रिया का दर है वह अभिकारक के सांद्रता के n घात के अनुक्रमानुपाती है। हम लोग अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाएं। एक कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट का नाम होगा वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक कहेंगे इसे। यहाँ पे के एक कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट का नाम होता वेलोसिटी कांस्टेंट, जिसको अभी हम लोग आगे देखा जाएगा, या इसी का नाम रेट कांस्टेंट। इस नियतांक का नाम वेग स्थिरांक या इसी को दर स्थिरांक भी कहते हैं। और यहाँ n क्या होगा? तो किसी भी जो अभिक्रिया का दर होता है वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और यह जो समीकरण मिला, यह समीकरण अभिक्रिया के दर
और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त कर रहा है, तो इस समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम होगा। अब इसको आप पूरी कहानी दोबारा समझिए। कोई हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया चल रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। कोई केमिकल रिएक्शन हम लोग का चल रहा है जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। प्रयोग के द्वारा यह मालूम चला कि अभिक्रिया का दर यानी स्मॉल r अभिकारक के सांद्रता के n घात पे निर्भर करता है, जहां n का कुछ मान होगा जो अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होगा। तो अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के n घात पे निर्भर कर रहा है। जब हमने अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया तो एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होगा, और जितने घात पे यह निर्भर करता अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता पे, उसे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। और यह एक समीकरण मिला जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करता है, और इस समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम होगा। यह एक समीकरण मिला जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त कर रहा है, और इसी समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम होगा। तो पहला काम आप परिभाषा लिख लीजिए कि दर समीकरण या दर नियम क्या होता है। तो चलिए इसको लिखा जाए। वह समीकरण, पहले आप परिभाषा लिख लीजिए, वह समीकरण जो अभिक्रिया के दर, वह समीकरण जो अभिक्रिया के दर ब्रैकेट में स्मॉल r और अभिकारक के सांद्रता के मध्य, वह समीकरण जो अभिक्रिया के दर ब्रैकेट में स्मॉल r और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करें, वह समीकरण जो अभिक्रिया के दर ब्रैकेट में स्मॉल r और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करे, उसे दर समीकरण या दर नियम कहते हैं। उसे दर समीकरण या दर नियम कहते हैं। तो दर समीकरण एक ऐसा समीकरण होगा जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करेगा। दर समीकरण एक ऐसा इक्वेशन होगा जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करेगा। या हमने कोई जनरल रिएक्शन ले लिया, इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि अभिक्रिया का दर रिएक्टेंट के सांद्रता के, या ब्रैकेट में लिखा माने रिएक्टेंट की यह सांद्रता है, 24 क्वेश्चन में होगा। रिएक्टेंट के सांद्रता के n घात पे निर्भर कर रहा है। n का मान कैसे मालूम चलेगा? प्रयोग के द्वारा कि अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के n घात पे निर्भर करेगा। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेलोसिटी कांस्टेंट यानी वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होगा। और यह जो n घात होगा इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो इसको आप छाप लीजिए, फिर इसी को मैं और एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूं। अब दर समीकरण को समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जाम्पल लिया जाए। तो पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूं। इसमें A कोई अभिकारक है
जो उत्पाद में चेंज हो रहा है, ए कोई अभिकारक है और यह उत्पाद में चेंज हो रहा है। प्रयोग के द्वारा यह मालूम चला कि जो अभिक्रिया का दर है वह ए के सांद्रता के एक घात पर निर्भर कर रहा है। कुछ भी n का मान होगा, 1 2 3 होगा, -1 होगा, 1/2 होगा, कुछ भी होगा। प्रयोग द्वारा यह मालूम चला कि अभिक्रिया का जो दर है वह a के सांद्रता के एक घात पे निर्भर कर रहा है। तो हमने लिखा अभिक्रिया का दर r अनुक्रमानुपाती a का पावर 1। जब हमने अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया और इस कांस्टेंट का नाम होगा वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक। इसे हम लोग वेलोसिटी कांस्टेंट कहेंगे या रेट कांस्टेंट कहेंगे। और अगर इस क्वेश्चन में अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो आगे आप देखेंगे कि किसी भी अभिक्रिया का जो दर होगा वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करता है उसे अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, या कहिए इस अभिक्रिया का कोटि 1 होगा। कोई भी जो अभिक्रिया है उस अभिक्रिया की दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अभिक्रिया की कोटि कहा जाएगा। तो इस अभिक्रिया की कोटि 1 होगा। और यह जो समीकरण है वह अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त कर रहा है। तो इस समीकरण का नाम होगा दर समीकरण, या इसी को दर नियम कहा जाएगा। जो समीकरण अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करे उस समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम। एक्सपेरिमेंट के द्वारा मालूम चला अभिक्रिया की दर A के सांद्रता के एक घात पे निर्भर कर रहा है। तो हमने लिखा R अनुक्रमानुपाती A का पावर 1। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक। और किसी भी अभिक्रिया की जो दर होगा वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। चलिए इसी को समझने के लिए मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं। A का 2 अणु B के 3 अणु से रिएक्ट करके किसी प्रोडक्ट का निर्माण किया। एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कि जो अभिक्रिया का दर है वह A के सांद्रता के -1 घात पे और B के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर कर रहा है। अच्छा, यह घात का मान कैसे मालूम चलेगा? तो प्रयोग के द्वारा मालूम चलेगा। ऐसे हम लोग कुछ मान के लिख दे रहे हैं, लेकिन यह जो अभिक्रिया का कोटि होता है यह एक प्रायोगिक प्रेक्षण होता है जो केवल प्रयोग के द्वारा मालूम चलेगा। यहाँ मैं एग्जाम्पल में ऐसे कुछ मान ले रहा हूं, लेकिन यह मान मालूम कैसे चलेगा? तो यह मान केवल और केवल एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए यह मालूम चला कि अभिक्रिया की जो दर है वह A के सांद्रता के -1 घात पे और B के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करता है। तो हमने लिखा R अनुक्रमानुपाती A का सांद्रता का -1 घात और B के सांद्रता का 2 घात। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक। और यह जो समीकरण है जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त कर रहा है, इस समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम होगा। जरा कोटि की बात कर लिया जाए
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन माने अभिक्रिया की कोटि। पहले हम लोग ए के सापेक्ष निकाला चाहे, फिर बी के सापेक्ष अभिक्रिया की कोटि निकाला जाएगा, और उसके बाद पूरे अभिक्रिया की कोटि निकाला जाएगा। पहले हम लोग ए के सापेक्ष कोटि निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी, फिर पूरे अभिक्रिया की हम लोग कोटि निकालेंगे। तो अभिक्रिया का दर ए के सांद्रता के -1 घात पे निर्भर किया, तो ए के सापेक्ष अभिक्रिया का कोटि होगा -1। यह जो अभिक्रिया का दर है वह बी के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर किया, तो बी के सापेक्ष अभिक्रिया का कोटि 2 होगा, और टोटल कितने घात पे निर्भर किया तो जोड़ लिया जाए 1 घात आया, तो कुल अभिक्रिया का कोटि होगा 1 होगा। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है? किसी भी अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो यहाँ कितने घात पे निर्भर किया? -1 और +2 माने 1 घात पे निर्भर करेगा, तो इस अभिक्रिया का कोटि 1 होगा। किसी भी अभिक्रिया की जो दर होगी वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। यहाँ a के -1 घात पे निर्भर किया तो a के सापेक्ष कोटि -1 होगा, b के 2 घात पे निर्भर किया तो b के सापेक्ष कोटि 2 होगा, और टोटल अभिक्रिया की कोटि पूछा जाए तो दोनों घातों को हम लोग जोड़े तो टोटल अभिक्रिया का कोटि 1 आया। यहाँ एक ही अभिकारक था पहले एग्जाम्पल में, तो a के सापेक्ष भी कोटि 1 था और कुल अभिक्रिया का कोटि भी 1 होगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल को आप छाप लीजिए, फिर आगे मैं और भी एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। चलो, दर समीकरण को समझने के लिए अगला मैं एग्जाम्पल लेता हूं। अब की बार 3 अभिकारक ले लिया जाए, पी क्यू आर, या तीनों आपस में रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट बनाया। इसका मैं दर समीकरण या दर नियम लिखता हूं। तो एक्सपेरिमेंट के द्वारा यह मालूम चला कितने घात पे निर्भर करा, या केवल एक्सपेरिमेंट के द्वारा मालूम चलेगा, या आगे हम लोग चल के कहेंगे कि अभिक्रिया की कोटि एक प्रायोगिक प्रेक्षण होता है, एक एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन होता है जो केवल एक्सपेरिमेंट के जरिए मालूम चलेगा। तो एक्सपेरिमेंट के जरिए यह मालूम चला कि जो अभिक्रिया का दर है वह P के सांद्रता के 2 घात पे, Q के सांद्रता के 0 घात पे और R के सांद्रता के 1 घात पे निर्भर करता है। प्रयोग के द्वारा यह मालूम चला कि अभिक्रिया का दर P के सांद्रता के 2 घात पे निर्भर करता है, Q के सांद्रता के किसी घात पे निर्भर नहीं करता और R के सांद्रता के 1 घात पे निर्भर करता है। माने P के सांद्रता के 2 घात पे, R के सांद्रता के 1 घात पे और Q के सांद्रता पर निर्भर नहीं करता। अनुक्रमानुपात का चिन्ह हटाया, एक कांस्टेंट आया। इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक या दर स्थिरांक होगा। यहां हमारे पास एक समीकरण आ गया और यह समीकरण अभिक्रिया की दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त कर रहा है। इस समीकरण का नाम होगा दर समीकरण या दर नियम। ऐसा समीकरण जो अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध व्यक्त करे, उस समीकरण का नाम दर समीकरण या दर नियम होगा। अब जरा अभिक्रिया की कोटि निकाल लिया जाए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाए। पहले P के सापेक्ष, फिर Q के सापेक्ष
और फिर कुल अवक्रिया के, फिर r के सापेक्ष, और फिर कुल अवक्रिया की कोटि निकाला जाएगा। तो किसी भी अवक्रिया की जो दर होती है वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अवक्रिया की कोटि कहेंगे। तो p के 2 घात पे निर्भर किया तो p के सापेक्ष कोटि 2 होगा। q के 0 घात पे निर्भर किया तो q के सापेक्ष कोटि 0 होगा। r के 1 घात पे निर्भर किया तो r के सापेक्ष कोटि 1 होगा। और कुल अवक्रिया की कोटि निकालने के लिए सारे अभिकारक के सांद्रता के घातों को जोड़ लीजिए तो टोटल अवक्रिया का कोटि 3 हो गया। तो थोड़ा बहुत आज के लेक्चर में हमने अवक्रिया के कोटि के बारे में भी जाना। किसी भी अवक्रिया का जो दर होगा वह अभिकारक के सांद्रता के जितने घात पे निर्भर करेगा उसे अवक्रिया की कोटि कहेंगे। टोटल अवक्रिया का कोटि निकालना होगा तो सारे अभिकारक के सांद्रता के घातों को आप जोड़ लेंगे। तो आज हमने जाना दर समीकरण या दर नियम के बारे में। तो किसी भी अवक्रिया का दर अभिकारक के किसी भी अवक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के मध्य संबंध बताने वाले समीकरण को दर समीकरण या दर नियम कहेंगे। किसी भी अवक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के किस घात पे निर्भर करेगा या प्रयोग के द्वारा मालूम चलेगा। अनुक्रम अनुपात हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, इस कांस्टेंट का नाम वेग स्थिरांक होगा जिसको अगले लेक्चर में जाना जाएगा। और इस समीकरण का नाम दर समीकरण। अवक्रिया का दर जितने घात पे निर्भर करेगा उस घात का नाम कोटि होगा। कुल अवक्रिया की कोटि निकालने के लिए सारे अभिकारक के सांद्रता के घातों को आप जोड़ लेंगे। तो आज के लेक्चर में हमने दर समीकरण या दर नियम के बारे में जाना। अब अगला लेक्चर हम लोग का होगा, वहां हम लोग वेग स्थिरांक के बारे में जानेंगे और वेग स्थिरांक हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे।